Hello and Assalamu alaikum. You're watching Highly Med only on INN. I am Dr. Maaham Sohail and today we're going to talk about everything bones. We have with us Dr. Sajid Khawaja who is going to talk about bones and we're going to ask him questions about everything and कोई भी questions या कोई भी चीज़ जो हमारे पास regarding bones है आप please freely ask हमें comment sections में आप बता सकते हैं. So अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. आप कैसे हैं? सर बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा बोन्स के रिलेट किया जाता है जो है आर्थराइटिस. सो आप प्लीज़ हमें बताएं कि आर्थराइटिस एक तो होता क्या है और उसके रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं. आर्थराइटिस बेसिकली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में. ये जो आप एक्सरे में जो नी का एक्सरे आप देखते हैं और बीच में आपको खाली गैप नज़र आता है ना, बेसिकली वो गैप नहीं होता है, वहाँ कार्टिलेज होता है जो कि एक्सरे पे नज़र नहीं आता. उसका काम होता है कुशन का. तो ये कुशन जो है ना ये उम्र के साथ साथ घिस जाता है. जब ये घिसता है तो हड्डियाँ करीब आके एक दूसरे से टकराती हैं और पेन होता है. इसको बेसिकली आर्थराइटिस कहते हैं. मोस्ट कॉमन ये घुटने में होता है, उसके बाद खुले की हड्डी में होता है, उसके बाद ये कॉमन है शोल्डर में, रिस्ट में, बाकी जगहों पे. सही. सो उसी की वजह से फिर अगर ये हिल जाता है तो इश्यूज होते हैं, राइट? जब वो बोन से बोन टकराती है तो फिर दर्द होता है. ओके. ये प्रेजेंट करता है पेन के साथ. आपका वॉकिंग डिस्टेंस ग्रेजुअली कम होता जाता है. अगर आप पहले 2 किलोमीटर चल सकते हैं तो ग्रेजुअली आप कम होकर 1 किलोमीटर चल सकते हैं. फिर आप थक जाते हैं जल्दी, पेन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको बैठना पड़ता है. उसके बाद अगर ये और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर आप घुटने को बेंड करके नीचे नहीं बैठ सकते हैं. आपने अक्सर लोगों को देखा होगा ज़मीन पे बैठ के फिर खड़े नहीं हो सकते हैं बगैर सहारे के, किसी को पकड़ के फिर खड़े होते हैं. और ज़्यादा ख़राब हो जाए तो घुटने फिर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं. जब टेढ़े होते हैं तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा वो ऐसे हिल चलते हैं, तो वो फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है जिस वजह से वो फिर हिल के चलते हैं. ये एडवांस स्टेज है. इस तरह लोग प्रेजेंट करते हैं. जब ये पेन ज़्यादा हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा लोग सारी उम्र पेन किलर लेते रहते हैं. आप ले सकते हैं पेन किलर, लेकिन अक्सर पेन किलर आपके स्टोमक को, किडनी को अफेक्ट करते हैं ज़्यादा अरसा अगर लें तो इसका बेहतरीन इलाज यही है कि अगर इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं तो आप स्टिक ले सकते हैं, अपना वज़न कम कर सकते हैं, आप दर्द की गोलियां ले सकते हैं, आप घुटनों के अंदर स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगवा सकते हैं साल में 3. वो आपके दर्द को थोड़ा कम कर देंगे. आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली टांग के, थाई के जो फ्रंट मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स जो हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करने की, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है. वो इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं कि कौन सी मशीन्स यूज़ करें, एक्सरसाइज करें इसके लिए. जो घर में हैं वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या हैं, वो कर सकते हैं. जो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती हैं, अगर आर्थराइटिस कोई बंदा बहुत ही लेट है 4-5 साल के बाद, उसमें जिनमें टांगें ऑलरेडी टेढ़ी हो चुकी हैं, उसमें परमानेंट इलाज है रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको आप आम ज़बान में कहें नए घुटने लगवा लें या नए खुले की हड्डी लगवा लें. ये नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट. लोगों के अंदर बहुत सारा खौफ है इस बारे में, क्योंकि नई चीज़ है ना मुल्क में. लोग डरते हैं, पता नहीं हमारा अपना घुटना निकाल जाती है. लोग बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हमारा अपना घुटना निकाल लेंगे और दूसरी पता नहीं क्या चीज़ डालेंगे. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये नई चीज़ है, इसलिए लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वरीज हैं. तो मेरी एक सिर्फ सजेशन है कि ये प्रोग्राम हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं. तो लोगों से सिर्फ मेरी ये एक रिक्वेस्ट होगी कि रिप्लेसमेंट के लिए अगर भी कोई भी आपको कहता है ना कि आप नए घुटने लगवा लें, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आप उस डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें, डिस्कस करें जो ये रिप्लेसमेंट सर्जरी करता है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ये रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं. पहले आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनते हैं, फिर आप फर्दर फेलोशिप करके आप रिप्लेसमेंट करते हैं हिप या नी की. तो जो डॉक्टर्स ये करते हैं उनसे आप डिस्कस करें. वो आपको ये बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर, वेरी सिंपल, वेरी इजी. सेम डे जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उसी दिन आप पूरा वज़न डाल के चलते हैं और 2 दिन के बाद आप घर चले जाते हैं. 1 घंटे का ऑपरेशन होता है और वो भी आपको पूरा बेहोश नहीं करते. आपकी कमर में इंजेक्शन लगाते हैं और नाभ से नीचे सोन हो जाता है, आप जा गए होते हैं. सो वंडरफुल, इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर. तो लोगों को इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं. सर और ये बात कि हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपने जिस तरह बात की कि टोटल न्यू लाइफ हो जाती है एंड एवरीथिंग,
सो ये साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, मतलब डॉक्टर हु इज़ प्रोफेशनल इन दैट, तो वो साइमल्टेनियसली एक ही दिन में दोनों घुटनों के, मतलब घुटने एंड नी दोनों, हिप एंड नी दोनों साथ हो सकती है? हिप और नी बिल्कुल दोनों साथ हो सकती हैं, दोनों हिप्स एक टाइम पे हो सकती हैं, दोनों नी एक टाइम पे हो सकती हैं। और उसके लिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई और इश्यूज ना हो, तो उनको हम एक टाइम पे कर सकते हैं। तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है फिर पेशेंट्स का? उसका फिर क्राइटेरिया हम फिर सिलेक्टिव पेशेंट्स लेते हैं, उनके लिए उनको फिर एक ही सेशन में करते हैं। बट यू आर राइट, दोनों एक टाइम पे हो सकते हैं। दूसरी आपने बात की कि नीज बेंड हो जाती हैं और उसमें, तो नॉकिंग नीज और ये चीज़ सेम चीज़? नॉकिंग चीज़ और चीज़ है, नॉकिंग नी जो है ना वो और चीज़ है। ये है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हमने डिस्कस किया, जो कि अक्सर आपने बूढ़ों में देखा होगा, मिडिल एज 45-40 की एज के बाद जो है अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो ज़मीन पे बैठ के किसी सहारे के बगैर खड़े नहीं हो सकते। दिस इज फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो हम डिस्कस करें। नॉक नी जो है ना वो और चीज़ है। सो उसके बारे में थोड़ा सा नॉक नी बेसिकली जिसको मेडिकल लैंग्वेज में आप वेल्गस नी कहते हैं। नॉक नी, वेल्गस नी, आपने अक्सर कुछ बच्चों को देखा होगा, उनके घुटने ऐसे मिलते हैं, जब वो दोनों पाँव इकट्ठे करके खड़े होते हैं तो घुटने आपस में टकराते हैं और पाँव सेपरेट होते हैं, इसको नॉक नी कहते हैं या वेल्गस नी कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा। जो बच्चे होते हैं 4 साल की उम्र तक, 3-4 साल की उम्र में, उनको अगर ये नॉक नी है तो ये नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से परेशान हो जाते हैं, वो बच्चों को जो ही नैपी चेंज कराते हैं या बच्चा जब दौड़ने की उम्र में आता है और देखते हैं वो दौड़ते हुए बच्चे को, तो देखते हैं उसके घुटने आपस में टकरा रहे हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली अगर उनको स्पेशलिस्ट ना मिले तो वो बेचारे फिर मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर पता नहीं क्या कराते रहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना कि 4 साल की उम्र तक अगर नॉक नी हो तो ये नॉर्मल है। एज के साथ साथ ये बिल्कुल खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं जब बच्चा। अच्छा, ये क्वेश्चन अब राइज होता है कि कब पेरेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए नॉक नी के बारे में। जी, अगर तो बच्चा जब 7 साल का हो जाता है, 7-8 साल का, और लेस देन 10 डिग्री वेल्गस है, वो डॉक्टर आपको मेजर कर देगा कि किस एंगल तक ये नी वेल्गस में है, नॉक नी है। 7-8 साल की उम्र में 10 से कम डिग्री में वेल्गस है, आपने कुछ नहीं करना, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता, एक्सेप्ट कि आपको लगती है कि ये वेल्गस है। अदरवाइज कॉस्मेटिक के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, रनिंग में भी, वॉकिंग में भी नहीं। अगर 10 साल से ऊपर हो जाए बच्चा, 9-10 साल का हो और 10 डिग्री से ज़्यादा वेल्गस हो, ऑफकोर्स आपने डॉक्टर के पास जाना है। या आप जब बच्चा चलने की उम्र में होता है, दौड़ता है और गिर जाता है, फ्रीक्वेंटली वो उसके नी टकराते हैं और गिर जाता है, या चलते हुए गिर जाता है, किसी भी उम्र में बच्चा वो आप डॉक्टर के पास ले। पर जनरली स्पीकिंग, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को याद रखना मुश्किल हो जाएंगी, कितनी डिग्री है, कब जाना है, जनरली स्पीकिंग जब भी आपको मसला हो, आप समझें कि इसके घुटने टेढ़े हैं, डॉक्टर स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन, और वो भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले जाएं। वो चेक करेगा, आपको इंश्योर कराएगा कितने डिग्री है, आपने कब दोबारा आना है एक्सरे कराने के लिए। इसमें कोई हर्ज नहीं, आप लेके जाएं और चेकअप करा सकते हैं। सर, आपने बच्चों की बात की, अडल्ट्स में भी अगर ये हो रहा है, फिर एडल्ट में तो एबनॉर्मेलिटी है ना। अगर तो 16 ईयर्स के बाद ये वेल्गस नहीं है तो उसकी एक तो ये वजह है ना, ये कि ये नॉर्मल हो सकता है। जो और वजूहात हो सकती हैं वेल्गस नहीं की, इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को बचपन में इन्फेक्शन हुआ हो घुटने का, उसके बाद वेल्गस नहीं हो जाएगा, या किसी को फ्रैक्चर हो, जोड़ के अंदर फ्रैक्चर हो, या किसी को जो एपिफिजियल लाइन होती है जहाँ से बोन ग्रो कर रही होती है बच्चों की, वहाँ पे कोई ऐसी चोट लगी हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि वहाँ की खून की सप्लाई रुक गई हो, तो फिर वेल्गस नहीं हो सकता है। लेकिन जब 16 की एज क्रॉस करते हैं और फिर वेल्गस सिम्टोमेटिक है कि गिर जाता है, दौड़ नहीं सकता है, फिर हम मैयर करते हैं, फिर उसके ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, ये ऐसी नहीं है कि जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। सो लास्ट क्वेश्चन सर, कि जो कैल्शियम है उसका रोल, लोग कहते हैं मिथ है या जो भी है, मतलब पीपल हु आर नॉट डॉक्टर्स, मुझे बताएं कैल्शियम का और विटामिन डी का कोई रोल है इन बोन्स? ऑफ कोर्स, बॉडी के जो पूरी बॉडी में जो कैल्शियम है उसके 99% कैल्शियम ऑफ होल बॉडी वो स्टोर होता है बोन में, 99%, और 1% जो है वो सर्कुलेशन में होता है, 99% बोन में होता है। अच्छा, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया
अक्सर लोगों को ये होता है कि जी हम तो रोज़ाना 2 गिलास दूध पीते हैं, हम तो रोज़ाना पूरी गाय पीते हैं, तो हमारी तो हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती लेकिन एग्जैक्टली वो इसलिए नहीं होती हैं। जो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम से ही रिलेटेड है। विटामिन डी बनता कैसे है? विटामिन डी बनता है सूरज की रोशनी डायरेक्टली अगर स्किन पे पड़े, स्किन पे। जो लोग पूरा कपड़े कवर होके बैठते हैं, ग्लव्स पहन के धूप में बैठते हैं, उनको सिवाय गर्मी लगने के और कुछ नहीं होता। जो सूरज की रोशनी डायरेक्टली, वो भी सनस्क्रीन से नहीं, वो ग्लास विंडो से नहीं, डायरेक्टली जो स्किन पे जल्द पे पड़ेगी उसी से ही विटामिन डी बनता है। ये विटामिन डी करता क्या है? ये विटामिन डी अब हम जो कैल्शियम प्रोडक्ट्स लेते हैं, मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, ये क्या नाम है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये विटामिन डी स्टोमक से और इंटेस्टाइन से, आंतों से ये कैल्शियम लेता है, उसको बॉन्ड बनाता है, ले जाके बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, आप पूरी गाय पीते रहें रोजाना, आपकी बोन स्ट्रांग नहीं होगी, आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो कि आपकी बॉडी को कैल्शियम चाहिए, आपके ब्रेन सेल्स को चाहिए, स्किन को चाहिए, आपके मसल्स को कैल्शियम चाहिए, तो जब बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो वो क्या करेगा? वो बोन से निकालना शुरू कर देगा। बोन से कैल्शियम निकलता जाएगा, बोन वीक होती जाएगी। इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी बेहतरीन चीज़ ये है कि आप धूप में बैठे, ये बेस्ट है। और ऐसा कंट्री अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे 365 दिन में से 350 दिन जो है धूप निकलती है, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, तो आप सुबह बैठें, शाम बैठें, जब दिल करता है बैठें, लेकिन स्किन पे जो लगनी चाहिए। और मिनिमम हमारे कलर के जो लोग हैं, मिनिमम उनको 1 घंटा बैठना चाहिए धूप कम से कम। विद दैट नोट हम आज का सेशन एंड करते हैं। हमने आज बहुत हेल्दी सी डिस्कशन की अबाउट बोन्स एंड हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को टच किया जो कि पाकिस्तान में बहुत नोन है और नोन नहीं भी हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी चीज़ें हैं या कोई भी सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दें और हम डॉक्टर साजिद को ट्राई करेंगे कि दोबारा हम अपने सेशन में लें और उनके साथ और भी क्वेश्चंस और आपकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग हाईली मेड ओनली ऑन INN विद डॉक्टर माहम। थैंक यू।